जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। केरल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मडिक्ककाई। तो इस क्षेत्र में 24 प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स जो है वो और एक ह्यूमन फिगर की डिस्कवरी हुई है। मतलब 24 फुटप्रिंट्स के पेयर, मतलब कि कदम जो होता है ना कि पैरों के निशान, तो ये जो है वो मिले हैं खुदाई में। और बताया ये जा रहा है कि ये हमारे प्री हिस्टोरिक पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ये डिस्कवरी हमें मेगालिथिक पीरियड की आर्ट और कल्चर को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि मेगालिथिक पीरियड जो था वो कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक का पीरियड था? बताओ। अब न्यूज की बात करें तो न्यूज में देखो, केरल के अंदर एक क्षेत्र है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मडिक्ककाई, और वहीं पर ये कन्हीरापोइल करके एक जगह है जहां पर एक जबरदस्त आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है। यहां पर 24 पेयर्स प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स के और एक ह्यूमन फिगर का ईचिंग रॉक पर देखा गया। यानी कि एक जो चट्टान थी उस पर जो है वो फिगर्स हम लोग को ऐसे छपे हुए जो है वो नजर आए, इंसान के पैर के। ये फुटप्रिंट एक प्राइवेट जमीन पर थे और इस डिस्कवरी को सबसे पहले एक लोकल आर्कियोलॉजी एंथुजियास्ट थे जिनका नाम था सतीसन कलियानम, तो इन्होंने रिपोर्ट किया। और इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि प्रोफेसर अजीत कुमार और प्रोफेसर नंद कुमार कुरोथ, इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया। ये जो हम लोग को कलाकृति देखने को मिल रही है, चित्र देखने को मिल रहे हैं या छाप देखने को मिल रही है, 2000 साल पुरानी है और मेगालिथिक पीरियड की है, जो कि हमारे पूर्वजों के आर्ट और कल्चर को समझने में मदद करती है। तो सबसे पहले तो इसमें यह देखा गया कि ये जो 24 पेयर्स हैं फुटप्रिंट्स के, ये सब के सब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि ये एक सिंबल हो कि जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आत्मा जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, राइट। तो मरे हुए व्यक्ति से जुड़े हुए सिंबल्स कहा जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो पैर के जो निशान है, ये जो मृत व्यक्ति है, डेड व्यक्ति जो है, उसकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां पर लोकल जो लोग हैं उनका मानना यह है कि हो सकता है कि भगवान के ये फुटप्रिंट हो, कि जैसे यमराज जो है वो लेकर जाते हैं ना आत्मा को, तो वैसे ही भगवान जो है वो आत्मा को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी जो है वो कही है इस डिस्कवरी में, चीजें निकल के आई हैं। ये फुटप्रिंट 6 से 10 इंच के साइज के हैं, जो ये दिखाता है कि ये अडल्ट के और बच्चों दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। फुटप्रिंट्स का एंड में एक ह्यूमन फिगर देखने को मिलता है जो 4 सर्कुलर पिट्स के सराउंडेड है। यानी कि एक ह्यूमन का फिगर है और उसके आजू बाजू है वो 4 सर्कुलर गड्ढे हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा ये जो खुदाई हम लोग को देखने को मिल रही है और ये जो चीज कलाकृति जो बनाई गई है, इसमें आयरन टूल्स का इस्तेमाल हुआ है। और ये दिखाता है कि मेगालिथिक पीरियड में भी आयरन मेटल वर्किंग काफी एडवांस थी। केरल के दूसरे हिस्से में भी इस प्रकार के रॉक आर्ट्स जो है वो मिले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के, जो इस क्षेत्र के कल्चरल कनेक्शन को जो है वो दर्शाता है। अब ये डिस्कवरी दूसरे प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट साइट्स के साथ कंपेयर की गई है, जैसे उडुपी हुआ कर्नाटक के अंदर, इडकल केव्स हुआ वयनाड के अंदर, कसारगौड़ हुआ, नील स्वरम हुआ। और इससे यह भी क्लियर होता है कि यह क्षेत्र का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो कितना ज्यादा है। ये जो कलाकृति हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो हमें केरल और उसके आसपास के एरिया में जो नजर आई हैं, ये करीब 2000 साल पुरानी है। ये सिमिलैरिटीज दूसरे एरियाज पर भी देखने को मिलती है कि ये क्षेत्र एक दूसरे के साथ जो है वो कल्चरली कनेक्टेड था, राइट, सांस्कृतिक तौर पर कनेक्टेड था। फिर केरल में ही जो ये चीज पाई गई है, ये मेगालिथिक कल्चर का एविडेंस जो है वो नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और बस यही था गाइस। अब इसके अलावा मेगालिथिक कल्चर के बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेगालिथिक पीरियड को लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता था, कि बड़े बड़े पत्थर के जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाए जाते थे, जो बेसिकली किसी को दफनाने के काम में जो है वो लिए जाते थे। यानी कि किसी डेड व्यक्ति को दफनाना है तो जहां पर उसको दफनाया गया उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर जो है वो लगा दिया,
जैसे कब्रिस्तान में नहीं होता है। ये कल्चर लगभग 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी AD तक था, और जिसका पीक 2000 साल पहले हम लोग को देखने को मिला था। मेगालिथिक कल्चर का कोर डेक्कन रीजन में हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है, और साउथ इंडिया के काफी सारे पार्ट्स, केरल में भी मेगालिथिक साइट्स देखने को मिलती है, जिसमें अभी एक खुदाई नजर आई है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बुरजाहोम और दियोसा, ये सब साइट्स भी जो है वो इस कल्चर का पार्ट है। इस पीरियड में आयरन का उपयोग बहुत ज्यादा देखा गया था, और आयरन के टूल्स और वेपन्स की डिस्कवरी हमारे पूर्वज के एडवांस टेक्नोलॉजी को शो करती है। फिर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में हंटिंग, कैटल रेड्स और ग्रुप डांसिंग सीन मिलते हैं, जो उस टाइम के कल्चरल लाइफ को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा केरल के अंदर और भी कुछ डिस्कवरीज हुई, जैसे कि इडकल केव्स के बारे में हम बात करें तो केरल वेयनाड में एक फेमस इडकल केव है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इडकल केव जो है वो कहां पर है, तो केरल में है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ प्री हिस्टोरिक कलाकृति हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ केरल में भी हम लोग को काफी सारी ऐसी जगहें देखने को मिलती है, जैसे कन्नूर के अंदर एक है इतुकुडुका। तो ये जो है यहाँ पर भी आपको काफी कलाकृति जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, ये था एक ओवरव्यू कि केरल के अंदर हम लोग को इस प्रकार की कलाकृति जो है वो देखने को मिली, क्रेविंग्स जो है वो देखने को मिली, तो कार्विंग्स सॉरी। तो आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस टॉपिक को। एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जीएस पेपर 1 में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में आता है तो। अब गाइज, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला है, और ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट न्यूज के बारे में। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी पुरानी 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है। यह पॉलिसी पूरे स्टेट में 1900 के समय पर इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले इस पॉलिसी के तहत जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे रखते थे या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, उन्हें लोकल इलेक्शन में खड़ा होने की इजाजत नहीं थी। अब यह पॉलिसी हटा दी गई है। इसका मेन रीजन है कि यहां पर एजिंग पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, मतलब बुजुर्ग लोग की पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, और फर्टिलिटी रेट घट रही है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ये स्टेट की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। और ये कोई पहली स्टेट नहीं है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी इसी प्रकार की पॉलिसीज रिजर्व की है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये पॉलिसी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी ला रही है, जैसे कि सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा पॉलिसी को समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। सो 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो 1990 के दशक में इंडिया के कई राज्य में यह पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। आंध्र प्रदेश ने भी 1994 में यह पॉलिसी लागू की, यानी कि 1994 में यह पॉलिसी लागू करी आंध्र प्रदेश ने, और लोकल इलेक्शन में 2 से ज्यादा बच्चों वालों को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। यह डिसीजन इंडिया के 1981 से लेकर 1991 के सेंसस के रिजल्ट के बाद लिया गया था, जब पॉपुलेशन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही थी। राजस्थान ने सबसे पहले 1992 में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और आंध्र प्रदेश, हरियाणा ने भी 1994 में यह फॉलो किया। इसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों ने भी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। शुरू में यह पॉलिसी जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक इफेक्टिव टूल के तौर पर नजर आई, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आए। सबसे बड़ा इशू था सेक्स रेशियो का खत्म होना, जो 2003 से 2005 के दौरान बढ़ गया था, और यह पॉलिसी जेंडर इम्बैलेंस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही थी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में टारगेट फ्री अप्रोच का सपोर्ट दिया गया, जिसमें कोएर्सिव मेजर की जगह वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया गया। यानी कि अब स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, फोर्सफुल मेजर नहीं लिए जाएंगे, मेनली फोकस जो है वो किया जाएगा किस चीज पर, कि भाई लोगों को अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों अभी रिवर्स की गई है, क्यों इस पॉलिसी को अब बंद किया गया है एक प्रकार से, तो सबसे पहली चीज तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है। आंध्र प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.5 है, जो नेशनल एवरेज 2.11 से काफी कम है।
इससे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और लेबर शॉर्टेज का रिस्क काफी ज्यादा है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि फैमिलीज को ज्यादा बच्चे करने चाहिए ताकि स्टेट की वर्कफोर्स बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले। अब थोड़ा और डीपली समझते हैं इंडिया की डेमोग्राफिक चेंजेस को और इस पॉलिसी के इम्पैक्ट को। इंडिया की फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.0 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से थोड़ा कम है। यह कंट्री में डेमोग्राफिक शिफ्ट को दिखाता है जिसमें यंग वर्कर्स की शॉर्टेज हो सकती है। दूसरा, एजिंग पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशन के 2023 एजिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया की 20% पॉपुलेशन 60 साल या उससे ज्यादा की होगी। सोचिए आप, इससे हेल्थ केयर और एल्डरली केयर का डिमांड भी बढ़ेगा और पॉलिसीज को इस डायरेक्शन में इवॉल्व करना होगा। यानी कि बुजुर्ग लोगों से रिलेटेड पॉलिसीज फिर ज्यादा बनानी पड़ेगी और बुजुर्ग लोग जो है वो डिपेंडेंट कैटेगरी में आते हैं और इसमें सरकार का बहुत पैसा जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जगह वेलफेयर पे जो है वो जाएगा, जो कि ठीक है, अच्छी बात भी है, बट एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना फिर डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। फिर तीसरा, लेबर और इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन से ईयर से कौन से ईयर तक रहती है? लेकिन फर्टिलिटी रेट के घटने से यह एडवांटेज ओवर टाइम खत्म होता जाएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब हमें अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को कैसे देखना चाहिए? तो हॉलिस्टिक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को वॉलंटरी और एम्पावरिंग बनाया जाना चाहिए कि लोगों को अवेयर करो कि भाई लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग करें। वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स और एजुकेशन देना होगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, सतत विकास हो सके। हर स्टेट की अपनी डेमोग्राफिक्स अलग होती है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि फैमिली ज्यादा बच्चे जन्म दे। दूसरी तरफ स्टेट जहां फर्टिलिटी रेट हाई है उनको हेल्थ केयर और एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा। यानी कि हर एक स्टेट की अलग डेमोग्राफिक्स है, तो उस हिसाब से हर एक स्टेट की अलग पॉलिसीज जो है वो पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, तभी जो है वो सिचुएशन जो है वो ठीक की जा सकती है। फिर इसके अलावा आपको बता दें कि एजिंग पॉपुलेशन के लिए हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि गैरिएट्रिक केयर। आपको पता है गैरिएट्रिक केयर जो है वो किस चीज को जो है वो कहते हैं? गैरिएट्रिक केयर। तो सिंपल शब्दों में अगर आप लिखना चाहो तो आप जो है वो लिख सकते हो कि जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जहां पर बुजुर्ग लोगों की देखभाल होती है उसको गैरिएट्रिक केयर के नाम से जाना जाता है। तो उनके लिए, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा के लिए जो है वो काम कराएं। फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी उनको दें कि जिससे वो भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सके अपने डे टाइम में या फ्री टाइम में, पार्ट टाइम काइंड ऑफ, राइट, या उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ काम कर सकें वो, जिससे उनका मन लगा रहे, राइट। तो सिल्वर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, आंध्र प्रदेश का ये डिसीजन एक साइन है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को फिर से हमें रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसी को अभी की डेमोग्राफिक रियलिटीज के साथ जो है वो अलाइन करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी जरूरी है। मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों को पता नहीं होता जनरल स्टडीज में भी सोशियोलॉजी आपको पढ़नी होती है, लोग पढ़ते नहीं है और फिर वो बोलते हैं कि अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अच्छा बनाए। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का आंसर अच्छा नहीं बनेगा। तो पढ़ना शुरू करो, 11th-12th क्लास की सोशियोलॉजी की किताब है एनसीईआरटी की, उसको पढ़ो। अब गाइज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, एडवांसिंग एचआईवी डिटेक्शन। ये टॉपिक सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी और हेल्थ केयर का एक मेजर एस्पेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो है एचआईवी का अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन इंश्योर करती है। यानी कि एचआईवी को जल्दी से जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर लेगी है। इसका नाम है GQ टोपोलॉजी टारगेटेड रिलायबल कन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म, GQRCP ये प्लेटफॉर्म है।
पहले ये सार्स कोव 2 यानी कि कोविड आप जानते ही हैं, तो इसके लिए यूज होती थी, लेकिन अब इसे एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए अडॉप्ट किया गया है और इसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। फॉल्स पॉजिटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलत रिजल्ट्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। यानी कई बार मशीन के थ्रू रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव है, तो ऐसे गलत रिजल्ट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये इंडियन रिसर्चर्स के डेडिकेशन और इनोवेशन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जो दुनिया के हेल्थ केयर चैलेंजेस एड्रेस करता है। तो एचआईवी को एक्यूरेटली और अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, GQ टोपोलॉजी टारगेटेड रिलायबल कन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म, GQRCP, ध्यान में रखना है। थोड़ा एचआईवी के बारे में समझते हैं। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, स्पेसिफिकली CD4 सेल को। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो यह इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देगा कि एड्स हो सकता है। ट्रांसमिशन के मेन सोर्स यानी कि फैलने के मेन सोर्स क्या है? ब्लड, सीमन, वेजिनल फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क। बिना ट्रीटमेंट के एचआईवी काफी डेडली हो सकता है, इसलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे एचआईवी डायग्नोसिस के समय पर होते हैं। तो पहला फॉल्स पॉजिटिव, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आज की रेट में जो डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो कई बार गलत रिजल्ट्स दे देते हैं। और दूसरा अर्ली स्टेज डिटेक्शन, कई बार इनिशियल स्टेज में वायरस डिटेक्ट नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया है। तो GQRCP, तो यह काम कैसे करता है? तो यह प्लेटफॉर्म एक स्पेशल डीएनए स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है जिसे कहते हैं G क्वाड्रुप्लेक्स यानी कि GQ DNA। यह स्ट्रक्चर एचआईवी के जीनोम में होता है लेकिन ह्यूमन डीएनए में नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी में पीएच मीडिएटेड प्रोसेस के थ्रू डीएनए को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एक फ्लूरोसेंट प्रोब यूज की जाती है जो एचआईवी स्पेसिफिक डीएनए को सटीक तरीके से डिटेक्ट करती है और एक एक्यूरेट, क्विक और रिलायबल डायग्नोस्टिक मेथड के तौर पर फिर यह उभर कर आ गया। तो और सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स के कारण आप समझ ना पाए हो, अब सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इसके अंदर ये एक स्पेशल डीएनए स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करेगा जिसका नाम है GQ DNA। अब ये स्ट्रक्चर सिर्फ एचआईवी के जीनोम में होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन के जीनोम में नहीं होता, ह्यूमन डीएनए में नहीं होता, राइट? मतलब जिसको ये एचआईवी होगा उसके अंदर ये GQ DNA देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज है ना। तो ये उस डीएनए को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर बता देता है कि हाँ भाई ये एक्यूरेटली किस व्यक्ति को जो है वो एचआईवी है। सो आप जानते हैं कि इंडिया में 2021 के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 2.4 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट पर फोकस करता है। एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 का ये लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देता है और डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। आप समझ रहे हैं कि GQRCP प्लेटफॉर्म एक रिवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है, यस, और इससे एचआईवी के अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन में मदद मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एचआईवी तक सीमित नहीं है, इसका यूज और वायरसेस और पैथोजेंस डिटेक्ट करने में भी हो सकता है। इस तरह के इनोवेशंस ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए एक नई उम्मीद है। आप सभी के लिए टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है और इस प्रकार के टॉपिक्स बहुत कम नजर आते हैं न्यूज में, और इसी प्रकार के टॉपिक इसलिए एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है और इसके अलावा नए इनोवेशंस हमारे किसानों की जिंदगी आज की डेट में जो बदल रही हैं, ये चीज आपको जानने का मौका मिलेगा इस आर्टिकल में। सबसे पहले सोचिए कि आज के जमाने में एग्रीकल्चर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। चैलेंजेस जैसे
क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी, रिसोर्स इनएफिशिएंसी, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ आता है खेती। नहीं भाई, आज की डेट में एग्रीकल्चर की बात करें तो दिमाग में सिर्फ खेती नहीं आनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि खेती को क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाना है। दूसरी चीज़, पानी की समस्या को कैसे टैकल करना है। तीसरी चीज़, आज की डेट में ईल्ड यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें। तो सॉल्यूशंस है टेक्नोलॉजी के थ्रू। नए टूल्स और मेथड से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और फार्मिंग ज्यादा सतत यानी कि सस्टेनेबल हो रही है। अब सवाल उठता है कौन सी टेक्नोलॉजीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें हेल्प कर रही हैं। तो गवर्नमेंट काफी एक्टिव है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई एफिशिएंसी बढ़ाने और वाटर मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए है। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन जो है वो मिलता है। फिर दूसरी स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स को उनकी सॉइल यानी कि उनकी मिट्टी की क्वालिटी के बारे में पता लगता है। सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज से पता चलता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो बढ़ी जाती हैं। मतलब फिर हम बढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस करते हैं मिट्टी को देखकर। फिर इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये मिशन फार्मर्स तक नए टूल्स और मेथड्स ले जाता है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम के थ्रू। फिर इसके अलावा अब बात करते हैं उन कुछ टूल्स के बारे में जो फार्मिंग को स्मार्ट और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जीपीएस का इस्तेमाल करके फार्मर्स अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधनों का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद, पानी, सब कुछ सही जगह और सही अमाउंट में लगता है। इससे वेस्ट कम होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी से आप क्या कर रहे हो, जिस मिट्टी को जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है आप उसको वो उतनी संख्या में प्रोवाइड करा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, इससे ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वेस्टेज नहीं हो रहा और कॉस्ट कटिंग हो रही है, पैसा बच रहा है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये पेस्ट जो होते हैं, डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जलवायु परिवर्तन से फाइट करने में भी इस प्रकार से हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी। फिर ड्रोन की टेक्नोलॉजी, ड्रोन का उपयोग पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, क्रॉप की मॉनिटरिंग के लिए, फार्मिंग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हो रहा है। और एग्रीकल्चर अब डिजिटल भी हो रहा है। ई नाम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां फार्मर्स अपने जो क्रॉप्स हैं, फसल जो है उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। इससे उन्हें बेटर प्राइस और ज्यादा बड़ा मार्केट मिलता है। फिर एग्रीटेक स्टार्टअप्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका उपयोग करके स्टार्टअप्स स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। इससे इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होती है और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। लेकिन गाइस, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, चैलेंजेस बहुत है। काफी फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है उसकी उनको ट्रेनिंग ही नहीं है। ड्रोन्स की बात करें, सॉइल सेंसर्स की बात करें, ऐसे जो टूल्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, जो छोटे किसान के लिए खरीदना डिफिकल्ट होता है। गांव क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कमी आज भी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या है। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए गांव क्षेत्रों के किसानों को सपोर्ट करना होगा। ऐसे टूल्स डेवलप करने होंगे जो छोटे किसानों के लिए अफोर्डेबल हो। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंप्रूव करना होगा ताकि टेक्नोलॉजी हर किसान तक जो है वो पहुंच सके। सो गाइस, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को फ्यूचर रेडी बनाने का एक जरूरी हिस्सा है और सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ये स्कीम और चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा और जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको क्लियर हुई होगी। गाइस, सूरज की बातें तो सब लोग करते हैं, सन की बातें, उसकी रोशनी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सूर्य का एक रोटेशनल सीक्रेट है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री। आज हम जानेंगे सूर्य के रोटेशन की साइंस के बारे में और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सूर्य के रोटेशन का फंडा। हमारे सूर्य की एक खासियत है
इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रोटेशन, यानी सन का एक ऐसा पार्ट अलग स्पीड से रोटेट करता है और दूसरा पार्ट अलग स्पीड से। समझ रहे हो आप? सूर्य का एक पार्ट अलग स्पीड से रोटेट हो रहा है, दूसरा पार्ट अलग से हो रहा है। सूर्य के इक्वेटर पे रोटेशन फास्ट होता है, और इक्वेटर यानी कि बीच वाला हिस्सा सूर्य का, जैसे धरती का इक्वेटर होता है ना, वैसे सूर्य का बीच वाला हिस्सा, उस पर रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है, और एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है करीब 26.5 दिन। लेकिन ऊपर वाले हिस्से जो है, पोल्स वाले हिस्से, इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है। यानी कि हम सूर्य को देखते हैं ना कि एक सिंगल जैसे प्लैनेट होते हैं, वैसे ही यही है। नहीं, ये भाई साहब इसके पार्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग स्पीड पे घूम रहा है। पोल्स की स्पीड स्लो होती है, पोल्स इक्वेटर से धीरे घूमता है। तो ये तो समझ में आया कि इक्वेटर और पोल्स की रोटेशन स्पीड अलग है, लेकिन सवाल ये है ऐसा होता क्यों है? सो अब ये सन की डिफरेंशियल रोटेशन है, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी। इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक अनसॉल्व्ड है। सोलार फिजिसिस्ट काफी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सन के अंदर एक प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। यह मिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन की रोटेशन का इंपैक्ट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और सोलार एक्टिविटीज पे, जैसे कि सोलार फ्लेयर्स और सन स्पॉट, और ये सब फिनोमेना डायरेक्टली धरती को भी अफेक्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सोचना है कि आपको तो पता ही है भाई, सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये जानकारी मिल गई है कि सूर्य के इक्वेटर्स और पोल्स की स्पीड डिफरेंट होती है। इक्वेटर फास्ट मूव करता है, पोल स्लो मूव करता है। और मेंस में भी इस प्रकार की चीजें आप मेंशन कर सकते हो अगर बाई चांस आ जाए तो, या फिर हाईलाइट कर सकते हो। तो सूरज का ये रोटेशनल राज सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि ये हमें एक लेसन भी देता है, नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी लिमिटेड है। सोचिए आप, और भी बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है। तो कीप लर्निंग गाइज, और ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब गाइज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, जिसका नाम है महासागर इनिशिएटिव। सो सिविल सर्विसेज के अंदर ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन ओशियन रीजन में भारत का क्या रोल है, एक सवाल है। सो सोचिए इसके बारे में। सो महासागर क्या है ये इनिशिएटिव? तो इंडियन नेवी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है महासागर। ये इनिशिएटिव फोकस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन पर, जो कि इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज के साथ मिलकर किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, साथ मिलकर नई चुनौतियों का समाधान ढूंढना, इंडियन ओशियन रीजन्स के लिटोरल कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज इंडियन ओशियन रीजन के साथ, यानी कि इंडियन ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, उनके साथ ट्रेनिंग और रिसोर्सेज शेयर करना। ये जो महासागर इनिशिएटिव है, इसका ये तीसरा एडिशन हुआ। इसकी थीम थी ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशियन रीजन। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग और नॉलेज शेयर करनी है, ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे कि इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, मैरीटाइम टेररिज्म और पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया जा सके। क्या ये पायरेसी पर फोकस्ड है? तो अक्सर ये गलतफहमी होती है कि महासागर सिर्फ पायरेसी कॉम्बैट करने के लिए नहीं है। पायरेसी यानी कि समुद्री लूट, सिर्फ उस चीज के लिए नहीं है। महासागर का फोकस मेजर जो चुनौतियां हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इस पर भी रहता है। IOR लिटोरल कंट्रीज क्या है ये? तो ये जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन रीजन के आसपास लोकेटेड है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स, बांग्लादेश। तो ये इंडियन ओशियन रीजन की ये कंट्रीज हैं। इंडियन नेवी का एक बड़ा विजन भी है, इंडियन ओशियन को पीसफुल और सिक्योर रखना, रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देना, यानी कि समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड समुद्री अवेयरनेस जो है वो करना,
समुद्र से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। तो महासागर इनिशिएटिव इसी विजन को फुलफिल करने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक का बटन जरूर हिट करें। और चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद।